नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका इंडियन पॉलिटी की क्लास में। और ये जो क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगी, क्योंकि इसमें जो टॉपिक ले रहा हूँ वो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो सभी विद्यार्थी जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम भी होता है, उसमें भी जीएस का पार्ट आता है। तो आप सभी स्टूडेंट जो कि लगातार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कंप्लीट प्रिपरेशन चाहते हैं, तो मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें मैं आपको इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी के कंप्लीट जो टॉपिक है, कंप्लीट जो सिलेबस है वो यहाँ पर कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो आप इस पूरे के पूरे जो टॉपिक हैं उस पर आप वीडियो मेरे द्वारा कंप्लीट ले सकते हैं, लेक्चर, जिसमें कि आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का जो टॉपिक है इंडियन पॉलिटी पर वो है ऑर्डिनरी बिल वर्सेस मनी बिल, यानी कि जो साधारण विधेयक होता है और जो धन विधेयक होता है उसमें क्या अंतर है उसके बारे में जानेंगे, और ये होता क्या है इसके बारे में हम पूरी जानकारी इस कंप्लीट जो लेक्चर है इसमें हम कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। और सारे जितने भी मैं यहाँ पर आपको आर्टिकल्स इससे रिलेटेड बताऊंगा और उसके जो पॉइंट बताऊंगा वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम ऑर्डिनरी बिल वर्सेस मनी बिल, यानी कि इन दोनों में अंतर क्या है, आइए समझते हैं इसमें। इसमें कि मैंने सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, जो कि है साधारण विधेयक। साधारण विधेयक की जो डेफिनेशन है वो क्या है, वो हमें समझना जरूरी है। तो सबसे पहले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107 और 108 के तहत साधारण विधेयक का उल्लेख किया गया है। अगर हम बात करें तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 107, यानी कि आर्टिकल 107 और 108 में साधारण विधेयक के बारे में जानकारी मिलती है यहाँ पर। जो कि साधारण विधेयक वित्तीय विधेयक से संबंधित प्रावधानों के अलावा अन्य किसी प्रावधान से संबंधित है। मतलब इसमें जो बिल लिए जाते हैं, इसमें जो विधेयक लिए जाते हैं, वो विधेयक जो वित्तीय विधेयक या फिर धन विधेयक है उससे अलग हटके जितने भी साधारण विधेयक होते हैं वो इसमें आते हैं, जो कि आर्टिकल 107 और 108 के तहत लिए गए हैं। ये साधारण विधेयक कहलाते हैं। अगला पॉइंट, संसद के किसी भी सदन में एक साधारण विधेयक के रूप में इसे पेश किया जा सकता है। यानी कि संसद के दो सदन होते हैं यहाँ पर, पहला तो होता है लोअर हाउस, दूसरा होता है अपर हाउस। अगर हम अपर हाउस की बात करें तो अपर हाउस जो है वो है राज्यसभा, और लोअर हाउस यहाँ पे की जनता के द्वारा जुड़े हुए चुने हुए प्रतिनिधि, जिसमें जो कि संसद होते हैं, जिससे कि लोकसभा बनती है, उसको लोअर हाउस बोलते हैं। तो दो यहाँ पर जो सदन है, उन दोनों सदनों में से किसी एक में, किसी में भी इसको प्रस्तुत किया जा सकता है। और ये विधेयक मंत्री या फिर निजी सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी कि कोई कैबिनेट मंत्री या मंत्री भी इसको प्रस्तुत कर सकता है। साथ ही साथ में जो राज्यसभा या लोकसभा का जो सदस्य होगा, संसद सदस्य होगा, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, वो इसको प्रस्तुत कर सकता है। साथ ही साथ में साधारण विधेयक के मामले में राष्ट्रपति की सिफारिश की जरूरत होती है। अगर वही बात करें हम धन विधेयक की या फिर वित्तीय विधेयक की, उसमें राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है, कि राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर साधारण विधेयक में राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती, राष्ट्रपति की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये था अपना साधारण विधेयक के बारे में, मैंने आपको यहाँ पर डेफिनेशन कंप्लीट कर दिया। अब हम चलते हैं यहाँ पर जो कि है धन विधेयक। धन विधेयक क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद, यहाँ पर ये नोट कीजिएगा, आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 के तहत धन विधेयक का प्रावधान है। आर्टिकल 107 और 108 क्या बताता है, वो बताता है साधारण विधेयक, यानी कि ऑर्डिनरी बिल के बारे में जानकारी। वही धन विधेयक का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 110 है। तो याद कर लीजिएगा, जो कि धन विधेयक का प्रावधान यानी कि जो प्रोविजन दिया है वो धन विधेयक के बारे में दिया गया है, जिसमें कि इसके दायरे में सार्वजनिक जो व्यय कराधान, यानी कि इसके अतिरिक्त अन्य जो, यानी कि ये तो होते ही है, इसके अतिरिक्त ये जो चीजें हैं जिसमें कि कराधान यानी कि टैक्सेशन के बारे में दिया है, इसके अतिरिक्त जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 एक 117 3 से संबंधित वित्तीय विधेयक से आते हैं यहाँ पे। यानी कि वित्तीय विधेयक से संबंधित जो चीज है, धन विधेयक में दो परिभाषित होती है धन विधेयक, ठीक है ना, दो तरीके से होता है, एक धन विधेयक होता है, एक वित्तीय विधेयक होता है। अगर धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 109 में आता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर
पूरा कंप्लीट धन विधेयक जो कि 110 के तहत दिया गया है, जो कि इसमें वित्तीय विधेयक और धन विधेयक दोनों आते हैं। तो इसमें धन विधेयक का प्रावधान है, बस इतना नोट कीजिएगा। इसके दायरे में सार्वजनिक व्यय कराधान यानी कि जो कॉमन, ठीक है ना, जो जो यहाँ पर कॉमन टैक्सेस कलेक्शन है, ठीक है ना, उसके अतिरिक्त जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117(1) और 117(3) से संबंधित वित्तीय विधेयक है, जो कि धन विधेयक के अनुच्छेद 110 के तहत उल्लेखित वित्तीय मामलों के अलावा वित्तीय मामलों अन्य वित्तीय मामले भी संबंधित हैं। अन्य वित्तीय मामले यानी कि टैक्सेशन के छोड़ के बाकी के जितने भी मामले हैं वो मामले इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम इन दोनों बिल्स का डिफरेंस समझेंगे कि साधारण विधेयक और जो वित्तीय विधेयक यानी कि धन विधेयक है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन द ऑर्डिनरी बिल एंड द मनी बिल। चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर ये अब हम यहाँ पर अंतर देखने वाले हैं। तो अंतर की बात करें यहाँ पर, तो साधारण विधेयक, साधारण विधेयक क्या है ना, ये संसद के दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा कहीं पे भी ये प्रस्तुत किया जा सकता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें किसी में भी साधारण विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, इसके लिए कंपल्सन नहीं है कि ये सबसे पहले लोकसभा में ही होगा या फिर राज्यसभा में ही होगा। देखिए धन विधेयक में क्या होता है, धन विधेयक केवल संसद के निचले सदन यानी कि लोअर हाउस, लोअर हाउस यानी कि लोकसभा, निचला सदन लोअर हाउस, लोकसभा एक समान, यहाँ पे कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, जिससे कि सरकार बनती है, गवर्नमेंट बनती है। लोक चुनाव जो होता है जिसको कि इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है, वही संसद लोकसभा में जो जाते हैं, ठीक है ना, उसमें ही इसको प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जिस विधेयक को प्रस्तुत करते हैं वो विधेयक जो होता है वो धन विधेयक होता है और लोकसभा में सबसे पहले दिया जाता है। ठीक है, लोकसभा में सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ पर आगे बात करें तो साधारण विधेयक का अगला मामला देखते हैं। साधारण विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। वहीं पे धन विधेयक की बात करें तो ये लोकसभा में धन विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश यानी कि राष्ट्रपति की परमिशन लेने की आवश्यकता होती है, जो कि धन विधेयक के अंतर्गत होती है। साधारण विधेयक में राष्ट्रपति की आवश्यकता नहीं होती है, धन विधेयक में राष्ट्रपति की परमिशन की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति की सिफारिश सबसे पहले लेनी पड़ती है, देन उसके बाद में ये लोकसभा में यानी कि लोअर हाउस में ये प्रस्तुत किया जाता है। आगे चलते हैं। अगर हम साधारण विधेयक में देखें तो साधारण विधेयक या तो सरकार के मंत्री लोकसभा या राज्यसभा के गैर सरकारी सदस्य प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है ना। निजी सदस्य मंत्री के अलावा सदन का कोई भी सदस्य है वो साधारण विधेयक को ला सकता है, लेकिन जो धन विधेयक है ये केवल सरकार का कोई मंत्री ही प्रस्तुत कर सकता है। धन विधेयक जो सरकार का मंत्री यानी कि मंत्रिपरिषद जो गठित होती है, जो कि आर्टिकल 74 में इसका प्रोविजन दिया गया है और 75 में जिसमें कि मंत्रिमंडल का प्रोविजन दिया गया है, जिसमें कि कैबिनेट होती है, वही धन विधेयक को लेके आता है। ये नोट कीजिएगा, ठीक है। धन विधेयक जो कि मंत्री, और मंत्री के बारे में कौन सा आर्टिकल है, मंत्रियों के बारे में दो आर्टिकल बनते हैं, एक आर्टिकल 74, एक आर्टिकल 75। अगर आर्टिकल 74 की बात करें तो यहाँ पर मंत्रिपरिषद का गठन, जो कि राष्ट्रपति अपनी सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का गठन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जो होती है उसका। और यहीं पे अगर 75 बात करें तो इसमें जो जानकारी मिलती है वो मिलती है वेतन भत्ते और प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों के जितने भी वेतन भत्ते हैं और उनकी जो शपथ है उनके बारे में जानकारी 75 में मिलती है। और कैबिनेट का गठन जो कि मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आती है, मंत्रिपरिषद के अंदर आती है। अगर आपको मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में दोनों में अंतर देखना है तो उसका भी मैंने वीडियो बना दिया है, उसका भी लेक्चर इसमें पड़ा हुआ है, तो लिंक जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धन विधेयक के बारे में बता दिया हमने। धन विधेयक यहाँ पे केवल सरकार का कोई मंत्री ही क्या करता है, पेश कर सकता है। लेकिन साधारण विधेयक में साधारण विधेयक कोई भी प्रस्तुत कर सकता है। यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत हो सकता है, और साथ में निजी मंत्री या फिर सदन का कोई भी सदस्य इसको प्रस्तुत कर सकता है। आगे चलते हैं। साधारण विधेयक, यदि साधारण विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है तो सामान्य विधेयक राज्यसभा में भेजने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर एक प्रोविजन आप ध्यान रखिएगा, साधारण विधेयक में किसी के भी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर
और ये डायरेक्टली प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन धन विधेयक में एक कंपल्सन होता है। यहाँ पे धन विधेयक के मामले में धन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में भेजने से पहले यहाँ पर जो लोकसभा स्पीकर है, लोकसभा का जो अध्यक्ष है, उसकी मंजूरी लेने की आवश्यकता है। यानी कि लोकसभा में अगर वो पास हो गया है, अगर वो राज्यसभा में जा रहा है, तो राज्यसभा में जाने से पहले लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष की यहाँ पर मंजूरी लेने की आवश्यकता होती है धन विधेयक में। लेकिन साधारण विधेयक में यहाँ पर लोकसभा अगर राज्यसभा में पहुंचाना है तो लोकसभा स्पीकर की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, उनका अनुमोदन यहाँ पर जरूरी नहीं होता है। आगे देखते हैं, अगर आगे हम बात करें यहाँ पर साधारण विधेयक की, एक और अंतर देखते हैं यहाँ पर। साधारण विधेयक को राज्यसभा के द्वारा अस्वीकार और संशोधित किया जा सकता है। साधारण विधेयक में यही होता है, साधारण विधेयक राज्यसभा इसको अस्वीकार कर सकती है और इसको संशोधित भी कर सकती है, ये इसके पास में पावर रहते हैं। लेकिन धन विधेयक में ऐसा नहीं होता है। धन विधेयक में राज्यसभा के द्वारा संशोधित और अस्वीकार नहीं किया जा सकता। राज्यसभा इसको संशोधित नहीं कर सकती है धन विधेयक को, और अस्वीकार नहीं कर सकती है। एक्सेप्ट नॉन एक्सेप्टेबल नहीं होता है, उसको स्वीकार करना ही होगा। राज्यसभा केवल अपनी सिफारिश है, अपनी एडवाइस जो उसमें चाहता है कि इसमें ये होना चाहिए, ऐसी एडवाइस दे सकता है। और जरूरी नहीं है यहाँ पर कि निर्धारित अवधि के भीतर, मतलब निर्धारित अवधि होती है इसकी, जो कि होती है 14 डेज, नोट कर लीजिएगा, 14 दिन। 14 डेज के अंदर अंदर धन विधेयक को वापस लोकसभा में भेजना होता है, जिसके बाद में राष्ट्रपति की यहाँ पर मंजूरी लेने की आवश्यकता होती है। उसके बाद में धन विधेयक यहाँ से पारित हो जाता है, लागू हो जाता है। तो यहाँ पर 14 दिन के अंदर ही अंदर में राज्यसभा इसमें सिफारिश बनाकर, सिफारिश देकर वापस लोकसभा में भेजना जरूरी होता है एक सर्टेन पीरियड में। इसमें वो संशोधित नहीं कर सकती इसको, और इसको अस्वीकार नहीं कर सकती किसको, धन विधेयक को। लेकिन साधारण विधेयक को यहाँ पर क्या अस्वीकार भी कर सकती है और संशोधित भी कर सकती है लोकसभा से राज्यसभा में आने में। ये अंतर यहाँ पर याद रखिएगा। साथ ही साथ में लोकसभा या तो राज्यसभा की सिफारिश को स्वीकार कर सकती है या फिर उसको खारिज कर सकती है, कंपलसरी नहीं है यहाँ पर धन विधेयक में। नोट कीजिएगा, धन विधेयक में अगर राज्यसभा से कोई बिल आता है तो उसको सबसे पहले तो वो संशोधित नहीं कर सकती और अस्वीकार नहीं कर सकती है, सिर्फ सिफारिश दे सकती है। लेकिन सिफारिश देने के मामले में भी लोकसभा के पास में जो सिफारिश राज्यसभा के द्वारा धन विधेयक के लिए दी गई है, वो धन विधेयक पर लोकसभा उसको चाहे तो स्वीकार करे और चाहे तो वो खारिज भी कर सकती है, उसको नहीं भी माने। ये लोकसभा पर निर्भर करता है। तो यहां तक पॉइंट मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, आगे का जो पॉइंट है वो आपको यहाँ पर मैं पूरा क्लियर करने वाला हूँ। आगे का पॉइंट जो है, अगला जो अंतर देखने को मिलेगा, वो अंतर यहाँ पर ये है कि साधारण विधेयक राज्यसभा में पेश किए जाने की तारीख के 6 महीने के भीतर पारित करना होता है। यानी कि राज्यसभा में पेश किए जाने वाली जो तारीख है उससे 6 महीने के अंदर अंदर इसको पारित करना कंपलसरी होता है। लेकिन धन विधेयक जो है, धन विधेयक राज्यसभा को वापस लोकसभा में केवल 14 दिनों में, आपको बताया 14 दिन का समय होता है। 14 दिन के अंदर अंदर उसको यहाँ पर पूरा का पूरा जो भी रिकमेंडेशन है वो रिकमेंडेशन बनाकर भेजनी पड़ती है, क्योंकि इसमें वो ना इसको संशोधित कर सकता है ना अस्वीकार कर सकता है। ये मैंने आपको पिछले पॉइंट में क्लियर कर दिया है। सिफारिश के साथ साथ और या फिर बिना सिफारिश के भेजना होता है, अर्थात राज्यसभा केवल 14 दिनों से अधिकतम की अवधि तक इस धन विधेयक को नहीं रोक सकती है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर साधारण विधेयक में दिया हुआ है, जब राष्ट्रपति को कोई साधारण विधेयक प्रदान किया जाता है तो उसके पास में 3 विकल्प होते हैं, ठीक है ना। इसे पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, और इसे अस्वीकार कर सकता है, या फिर इसे इसे स्वीकार कर सकता है और इसे अस्वीकार कर सकता है। यानी कि उसके पास में तीनों विकल्प होते हैं साधारण विधेयक में। राष्ट्रपति के पास में उसको पुनर्विचार के लिए, यानी कि इसमें इतनी ये थोड़ी सी कसर बाकी रह गई है, इतनी चीजें और हैं जो कि इसमें पुनर्विचार करके इसको फिर से लाया जाए, ये भी कर सकता है। साथ में उस विधेयक को वो अस्वीकार कर सकता है कि इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, या फिर उसको बोल देता है इट्स गुड, वेरी गुड, इज एक्सेप्टेबल, और उसको लागू कर दिया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, साधारण विधेयक में ये चीजें होती है राष्ट्रपति के पास में। लेकिन धन विधेयक जो होता है, धन विधेयक राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जाता। राष्ट्रपति के पास में ये पावर नहीं होता धन विधेयक के लिए कि वो उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेजे। उसको क्या स्वीकार करना होगा या अस्वीकार करना होगा, उसको पुनर्विचार नहीं कर सकता वो, उसको वो एक्सेप्ट करेगा या फिर उसको खारिज कर देगा। दो चीजें होती है, यानी पुनर्विचार की यहाँ पर कोई भी एक कॉलम इसमें नहीं है धन विधेयक के लिए, जो कि राष्ट्रपति यहाँ पर भेज सके। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें साधारण विधेयक का अगला अंतर, तो साधारण विधेयक क्या होता है, जब एक साधारण विधेयक
पर गतिरोध होता है तो संविधान के संशोधन संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रोविजन जो दिया गया है वो आर्टिकल 108 में दिया गया है, और आर्टिकल 108 के तहत यहाँ पर आयोजित करने वाले का प्रावधान यहाँ पर दिया हुआ है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि लोकसभा स्पीकर इसकी अध्यक्षता करता है। ये आपको बात बिल्कुल दिमाग में डाल लेनी चाहिए। अगर साधारण विधेयक को यहाँ पर मंजूरी नहीं मिलती है तो यहाँ पर साधारण विधेयक में अगर कोई भी गतिरोध होता है तो यहाँ पर राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कॉल करता है, और उसके बाद में उसकी जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा स्पीकर इसकी अध्यक्षता करता है, और इसके बारे में जानकारी आर्टिकल 108 में दी गई है। इसी के बाद में बात करें धन विधेयक की। जब किसी धन विधेयक में गतिरोध होता है तो संविधान के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करने का कोई प्रोविजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि कोई गतिरोध उत्पन्न होता है तो उसमें राष्ट्रपति उसको अस्वीकार कर सकता है या फिर अस्वीकार ही कर सकता है वो, या फिर उसमें पुनर्विचार की कोई गारंटी है ही नहीं है। ठीक है, और राज्यसभा के पास में तो पावर है ही नहीं, 14 दिन के अंदर में उसमें से सिफारिश देके भेज सकती है, वो उसको अस्वीकार स्वीकार कर सकती है या सिफारिश करके भेज सकती है। अस्वीकार करने की कोई क्षमता है नहीं, 14 दिन के अंदर वापस भेजना है, ये गारंटी है। और राष्ट्रपति यहाँ पर क्या करता है? यहाँ पर संयुक्त बैठक का कोई प्रोविजन नहीं, और राष्ट्रपति भी इसको इसमें जो है इसको अस्वीकार कर सकता है या स्वीकार कर सकता है, पुनर्विचार का कोई प्रोविजन इसमें दिए नहीं है। ये धन विधेयक के बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने जो आपको बताए धन विधेयक और साधारण विधेयक में, जिसको कि इंग्लिश में ऑर्डिनरी बिल या फिर मनी बिल कहा जाता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक करके सारे पॉइंट्स आप रख लीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस वीडियो को, इस लेक्चर को मैं यही समाप्त करता हूँ। आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है, कहीं पे भी कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर लगातार मेरी इंडियन पॉलिटी की लेक्चर्स को देखते रहें, जिसमें कि अपन बार बार रिवीजन करते रहेंगे और एक एक पॉइंट क्लियर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय दिस वीडियो टिल एंड।